Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is rural development. So we have already discussed lots of topics in this. In today's class also we have completed this chapter rural development. So in the last class we have started the topic that is diversification in agriculture, so in which we have discussed about the changing in the cropping pattern and in the production activities. We have already discussed about the fisheries and the animal husbandry. So in today's class, first of all we will deal with the horticulture and the other diversification, that is IT and so on. So let's get started with the horticulture. So it is an important sector for the diversification in agriculture. ये जो है diversification in agriculture के लिए बहुत important एक sector है. So blessed with the varying climate at the soil condition, India has adopted growing of the diverse horticultural crops. ठीक है, ब्लेस्ड विथ मतलब आपको पता है कि इंडिया में क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट है. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इन मुंबई साइड कभी भी ठंड नहीं पड़ती है, बट वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है. तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या है यहाँ पे क्लाइमेट है. ठीक है, सो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ग्रोइंग ऑफ द डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स. ये सारे एरोमेटिक क्या है जिसमें बहुत सारी फ्रेगनेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, डियो और परफ्यूम्स में. ये सारे स्पाइसेस एंड द प्लांटेशन क्रॉप्स. ठीक है, स्पाइसेस जो आपके पूरे साउथ में होते हैं, केरल साइड, ये सारे क्या होते हैं, स्पाइसेस होते हैं. सो दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न. ठीक है, ये सारे क्या है कि फूड एज वेल एज न्यूट्रिशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ अब अगर जब इनका हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी. सो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड 6% ऑफ द GDP ऑफ द इंडिया. मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट का 1/3 हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, और GDP में अराउंड 6%. जैसे जब हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 6% किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, हॉर्टिकल्चर का. सो इंडिया हैज़ emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts, and the number of spices, not species, it's spices, and is the second largest producer of the fruits and the vegetables. Right? So India क्या है, एक बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ के फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें मैंगोज हो गए, बनानाज, कोकोनट, कैशू नट, सैफ्रॉन, ये पता होगा, नंबर ऑफ स्पाइसेस जो होते हैं अलग अलग, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है किसका, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का. सो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी मैनी फार्मर्स इंगेज इन दी हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव. ठीक है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उन फार्मर्स की जो हॉर्टिकल्चर में इंगेज्ड है उनकी सिचुएशन क्या हो गई है, इम्प्रूव्ड हो गई है. एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ मीन्स ऑफ द इम्प्रूविंग लाइवलीहुड फॉर मैनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस. और बहुत सारे जो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस थे, मतलब जो डिप्राइव्ड सेक्शन में थे, दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, वो भी क्या है, अभी बेटर सिचुएशन में हैं. सो फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड seed production, tissue culture, propagation of the fruits and flowers, and the food processing are highly remunerative employment option for the women in the rural area. ठीक है, फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उससे माला, ये सारी चीज़ें बनाना, या जो भी फ्लावर्स का कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना. फिर नर्सरी मेंटेनेंस होता है ना, बहुत सारी जो सैपलिंग नहीं देते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, इनको क्या बोलते हैं, सैपलिंग बोलते हैं. तो ये क्या है, इनको भी, नर्सरी को भी मेंटेन करना. फिर हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन, मतलब 2 सीड्स को मिला के एक नए सीड्स को बनाना. टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग. ये क्या है, ये रूरल एरियाज़ में विमेन के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है. ठीक है, सो horticulture has emerged
as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. So horticulture क्या है, एक successful sustainable livelihood option है. sustainable livelihood option मतलब for longer period of time क्या है, ये livelihood के लिए option है हमारे लिए and needs to be encouraged significantly. और इसको क्या है, encourage हमें significantly करना चाहिए. So enhancing its role requires investment in infrastructure. अब अगर हमें इनके ग्रोथ को करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज प्रोवाइडिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब अगर हमारे पास कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, कोई भी हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होगी, सो यू कांट नेवर एवर ग्रोथ और दी यू कैन नॉट प्रोग्रेस और द डेवलपमेंट. जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तब तक हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. So yes, so enhancing its role require investment in infrastructure like electricity हो, cold storage की सिस्टम हो, मार्केटिंग लिंकेज हो, मतलब फार्मर्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उनका मार्केट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए. स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स हों एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड डिसमिनेशन, मतलब कि नॉलेज को भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करना है. सो दो इन टर्म्स ऑफ द नंबर our livestock population is quite impressive but its productivity is quite low as compared to other countries. ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं इन नंबर्स की, सो our livestock population जो है it required impressive. livestock मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं वो impressive है, बट उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, वो बहुत कम है. सो इट रिक्वायर्स इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन ऑफ द गुड ब्रीड्स ऑफ द एनिमल्स टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी. अब इसके लिए क्या है, ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और अच्छे ब्रीड की एनिमल्स होने चाहिए जो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें. सो improved veterinary care and the credit facilities to small and marginal farmers and the landless laborers would enhance sustainable livelihood option through the livestock production. अब ये सारी प्रॉपरली उनको केयरिंग की फैसिलिटी हो या जो भी फार्मर्स हैं उनको क्या मिल जाए, ईजी लो इंटरेस्ट पे क्या लोन मिल जाए. जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ द फिशरीज हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज सब्सटैंशियली. जो फिश का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है. सो हाउएवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन नीड टू बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल. अब जो प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ओवर फिशिंग हो रही है, मतलब एक लिमिट अमाउंट तक ही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये वाटर बॉडीज जो एनिमल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. तो बट अब लोग अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ज़्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दे रहे हैं. जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवर्सली अफेक्ट किस पे हो रहा है, जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका थ्री डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसमें क्या क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंड वन इज़ दैट इज़ फिशरीज एंड द थर्ड वन इज़ दैट इज़ हॉर्टिकल्चर. फोर्थ जो है आपका वो अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन है. मतलब इन सारे के अलावा भी एग्रीकल्चर के बिसाइड्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो इसमें है दैट इज इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके रोल को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है. सो द IT हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड मैनी सेक्टर्स इन द इंडियन इकॉनमी. ठीक है. IT के थ्रू बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकॉनमी में वो रिवॉल्यूशनरी हो गए, बहुत रिवॉल्यूशन आया, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें अकर्स हुए हैं. सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट IT कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी. ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो भी IT है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए और 21st सेंचुरी में जो फूड सिक्योरिटी को भी करने के लिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का मतलब है, फूड को सिक्योर करने का मतलब है कि जो फार्मर्स है वो प्रोड्यूस करते रहे, बट वी शुड हैव दी प्रॉपर फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, बफर स्टॉक. तो ये सारी की भी क्या है, ज़रूरत है. तो विद द हेल्प ऑफ द IT ये सारी चीज़ें क्या है इन द 21st सेंचुरी डेवलप्ड हुई हैं.
So government can predict areas of the food insecurity and vulnerability using the appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce the likelihood of an emergency. That means कि अब जब प्रॉपर गवर्नमेंट के पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन होगी, टेक्नोलॉजीज़ होंगी बेसिकली, तो गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई कर लेगी कि कहाँ पे किसकी ज़्यादा नीड है, कहाँ पे जो फूड आइटम है वो इनसिक्योर है, कहाँ पे ये लैकनेस हो गई है, तो वो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो इट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हुआ है, एज इट कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग emerging technologies and its application, prices, weather and the soil condition for growing different crop etc. अभी आपको पता होगा कि अभी तो कोई दूरदर्शन नहीं देखता नेशनल चैनल, बट इस पर क्या है कि एक कृषि दर्शन करके एक चैनल आता है, ठीक है, कृषि दर्शन करके सीरियल टाइप का ही आता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि किस मंथ में क्या प्रोड्यूस करिए, कौन से काइंड ऑफ दी सीड्स यूज़ करिए, फर्टिलाइजर्स कैसा यूज़ करिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो रही है, विद दी हेल्प ऑफ दी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के ही थ्रू। कोई भी फार्मर्स है जो बहुत रूरल एरियाज़ में है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ों से क्या है, हेल्प ले सकता है। सो इट हैज़ ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज इट कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट कर रहा है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे है, कैसे उनको यूज़ करना है, प्राइसेस क्या हैं, किस वेदर में कैसा प्रोड्यूस करना है, या वो ये भी फॉरकास्ट मतलब बता देते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला सिचुएशन, तो व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस एंड सो ऑन। एंड द सॉइल कंडीशन भी कैसी है, डिफरेंट क्रॉप के लिए अगर ये प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप कैन बी इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो इससे क्या है, जो भी क्रॉप है वो क्या है कि मैनी टाइम्स क्या होगा, उसकी क्वालिटी एज वेल एज उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो IT हैज़ पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़। IT के पास क्या है, एक पोटेंशियल है कि वो रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। सो एक्सपेरिमेंट विद द IT के साथ एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन रूरल डेवलपमेंट आर कैरीड आउट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया में भी ये क्या हो रहे हैं, कैरीड आउट, पूरे प्रोपोगेट हो रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंटर्ड इनटू अ नॉलेज इकॉनमी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किस में इंटर्ड हो गई है, नॉलेज इकॉनमी में, एंड हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, उसके पास बहुत पोटेंशियल है कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके बेसिकली इन द रूरल एरियाज। So IT act as a tool for the utilizing their creative potential and capabilities embedded in the society। ठीक है, IT को एक एज अ टूल की तरह यूज़ करते हैं, जो भी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, उसको क्या कर सकता है, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइवलीहुड ऑप्शन as a diversification in agriculture. So the last topic of this chapter is sustainable development and the organic farming. So as I have already told कि sustainable development क्या होता है, कि as we have discussed in the class 11 से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं ना, इन द माइक्रो इकोनॉमिक, दैट दी रिसोर्सेज आर दी लिमिटेड एंड दी बॉन्ड्स आर दी अनलिमिटेड। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। तो अगर हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो हमें उन स्कार्स रिसोर्सेज का, जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके। ये नहीं कि आज हमें ये सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो हम
क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, बाकी क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उन रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइजेशन करना है कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन भी जो आए वो भी उन रिसोर्सेज का क्या कर सके, यूज़ कर सके। ठीक है, सो कह रहा है इन रिसेंट ईयर्स people have become more aware of the harmful effect of the chemical based fertilizers and pesticides on their health। ये आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया। अभी हम लोग भी कुछ भी होता है कि अरे नहीं ये सारी सब्जी में क्या है मेडिसिन डाल के प्रोड्यूस हुई हैं, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। बट पहले के टाइम में ना ही इतना यूज़ होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था तो सब लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। अभी के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, प्रॉफिट सबको ज़्यादा अर्न करना है, तो लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन जिसको कह सकते हैं वो करने लगे। तो इससे क्या है कि अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी क्या है, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। सो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर relies heavily on the chemical fertilizer and toxic pesticides। कि जो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जो पहले के जैसे हम लोग प्रोड्यूस करते थे, वो सारे क्या हैं कि उसमें लॉट्स ऑफ दी फर्टिलाइजर एज वेल एज पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। सो these enter the food supply and penetrate the water sources, deplete the soil and devastate the natural ecosystem। अब वो सारे अगर यूज़ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लैंड में ही जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो फूड सप्लाई में भी आ रहे हैं, फूड सप्लाई जो हो रही है, फिर पेनिट्रेट दी वाटर सोर्सेज, जो वाटर सोर्सेज है उसको भी वो एकदम वर्स करते जा रहे हैं, एकदम क्या बोल सकते हैं कि हार्मफुल कर रहे हैं। सो डिप्लीट दी सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो भी डिप्लीशन उसका होता जा रहा है, एंड डिवेस्टेट नेचुरल इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम को भी वो कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे हैं। सो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी वी नीड टू यूज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़। अब इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ऐसे रिसोर्सेज का और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसकी वो फ्रेंडली हो, हम उसके अगेंस्ट जाके ना करें। सो विद द हेल्प अस टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम along with the no harm to the environment, so that future generation can also fulfill their needs। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। सो वन सच टेक्नोलॉजी विच इज़ इको फ्रेंडली इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब ऐसा इको फ्रेंडली हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें। अब उसमें से एक टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग is a whole system of the farming that restore, maintain and enhances the ecological balance। जो क्या करती है कि रिस्टोर करती है, मेंटेन करती है, इन्हांस करती है, बढ़ाती है इकोलॉजिकल जो बैलेंस है। ठीक है, सो देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक फूड। अभी क्या है, जो डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ फ्री फ्रॉम दी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, जो फ्री है सारे केमिकल से, पेस्टिसाइड से। सो ऑर्गेनिक फूड इज़ अ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये पूरा ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि पॉपुलर होता जा रहा है, फेमस होता जा रहा है। सो मैनी कंट्रीज हैव अराउंड 10% ऑफ देयर फूड सिस्टम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसमें उनके फूड सिस्टम क्या है, बेसिकली 10% के अकॉर्डिंग उसी से ही हो रहे हैं। सो देयर आर मैनी रिटेल चेन्स, बहुत सारी ऐसी रिटेल चेन्स भी हैं, सुपर मार्केट भी हैं, विच आर अकॉर्डेड विद दी ग्रीन स्टेटस, जिनके पास क्या है, ग्रीन स्टेटस भी है, टू सेल ऑर्गेनिक फूड, कि वो ऑर्गेनिक फूड को सेल कर सकें। सो मोर ओवर ऑर्गेनिक फूड कमांड हायर प्राइस ऑफ द अराउंड 10 to 100% देन दी कन्वेंशनल वन। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल। बट एक डीमेरिट हम इसका ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं क्रॉप, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं, एंड एवरीवन इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दोज दी कमोडिटी। ठीक है, हमारे यहाँ आपको पता है कि इंडिया में क्या है कि जो भी पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा एज़ कंपेरिजन टू दी रिच पीपल। सो सब लोग उसको क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस वन इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा नहीं कि कोई यूज़ नहीं करना चाहता है,
एवरीबडी वांट टू बी हेल्दी एंड वेल्दी, सबको चाहिए कि वो हेल्दी रहे, बट इस केस में अगर उस पूरा ही एक्सपेंडिचर वो अपने फूड क्रॉप पे ही कर देगा तो बाकी के लिए वो कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगा ना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नीडेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड क्यों है? बिकॉज इट इज़ एन इकोनॉमिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी, कैन बी पिक्ड अप बाय द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, मार्जिनल और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू ऑप्टिमली यूटिलाइज आवर स्कैर्स रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि जो भी हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ करें सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके टू प्रमोट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड यूज केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। जो भी कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो क्या करती थी, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज़ करती थी एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स को, जो भी क्या है पेस्टिसाइड्स को यूज़ करती थी विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो विच डिप्लीट दी सॉयल, जो सॉयल को डिप्लीट कर देती थी, उसकी फर्टिलिटी को एकदम बेकार कर देती थी एंड डिवेस्टेड नेचुरल इकोसिस्टम। सो देयर इज़ अर्जेंट नीड ऑफ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है किसकी, टेक्नोलॉजी विच इज़ दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि ठीक है, ये तो समझ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मतलब बहुत कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल में क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे विच इज़ हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमन बींग। सो उसका सब्सटीट्यूट हम लोग ने देखा कि द प्रोडक्ट और द फूड क्रॉप शुड बी इको फ्रेंडली, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। सो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट इज इट इज़ इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल है दैट कि जो भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना, कोई फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करना कि उसका कॉस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा आएगा, तो क्या है कि कोई भी मार्जिनल फार्मर भी उसको यूज़ कर सकता है। सो इकोनॉमिकल मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, ऑफर करता है जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं विच इज़ टू मच कॉस्टलियर विथ लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट, किसके साथ कि जो लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं जो विच इज़ चीपर एंड दी जनरेट प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन दी इन्वेस्टमेंट। जो क्या है कि अगर हम लोग कन्वेंशनल से कंपेयर करते हैं तो वो चीपर भी है एज वेल एज वो ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट हमें देता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज जनरेशन ऑफ द इनकम का जनरेशन होता है। सो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट इनकम थ्रू द एक्सपोर्ट एज द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स इज ऑन अ राइज। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, वो भी जनरेट करता है इनकम थ्रू द एक्सपोर्ट्स, एज वी हैव डिस्कस ना कि अब जो डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, वो क्या हो रही है, बाहर भी हो रही है। तो अब इससे क्या है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट करें तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमें मिल रहा है। सो डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप इज ऑन अ राइज, वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। सो इट इज़ बिकॉज नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द मेंटेनिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ देयर हेल्थ, क्योंकि पीपल अभी अवेयर हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड हेल्थ के स्टैंडर्ड को बनाए रखें। नेक्स्ट वन इज दैट इज हेल्दी फूड्स। फर्स्ट था इकोनॉमिकल, थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ इनकम, second one is generation of the income, and the third one is that is healthy food. So studies have shown that the organically grown food has more nutritional value than the food grown by the chemical farming. बहुत बिग डील नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी केमिकल्स से, वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो केमिकल वाले से ज़्यादा ही बेटर होगा। सो दस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड अस विद दी हेल्दी फूड्स। ठीक है, हेल्दी फूड्स हमें देता है। एंड प्रेजेंट डे ट्रेंड्स शोज दैट द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड इज राइजिंग एज इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ी क्योंकि ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हाँ, हमें पता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं जो किसी भी
लैंड की क्वालिटी और सॉइल की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को डिप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो द प्रोड्यूस ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज पेस्टिसाइड्स फ्री, ठीक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, एंड प्रोड्यूस इन अ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे, ठीक है, वैसे यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने को डिस्कार्ड करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन दी रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है। हमें बताया कि ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करता है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर हायर होते हैं एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल। सो दस ऑर्गेनिक फार्मिंग विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट, कि कुछ एक्सटेंट तक एक ये भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है। सो इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एज एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, ठीक है। इंडिया को क्या है, मिल गया है कि अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है कि अगर इंडिया को क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। सबसे अगर इंडिया में अपनी कंट्री में यूज़ नहीं है, सो अगर हमारे यहाँ लोग इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम, सो दे कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज़ टू अर्न मोर एंड मोर इनकम, ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज दैट इज सिक्स्थ वन इज मेंटेन्स नेचुरल इकोसिस्टम। सो कन्वेंशनल फार्मिंग रिलाइज heavily on the chemical fertilizers, में chemical fertilizers यूज़ होते हैं, and pesticides, and hence deplete the soil, soil को deplete करता है, and disturb the natural ecosystem, ecosystem को भी disturb करता है। On the other hand, organic farming restore, maintain and enhances the ecological balance, ठीक है। organic farming क्या करता है, restore करता है, maintain करता है जो भी ecological balance है as it is eco friendly, ये क्या है, इको फ्रेंडली है। सो द प्रोड्यूस थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड्स फ्री, पेस्टिसाइड फ्री है, प्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे, ठीक है। इन्वायरमेंटल में सस्टेनेबल वे में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस बिफोर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तो हम देखें कि हाँ दिस वन इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द एनी पीपल, बट कहीं ना कहीं इसके चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं जो फेस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट इज नीड्स पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में पॉपुलर नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स के थ्रू, बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू क्या कर सकती है, इनको मोटिवेट करें। देखिए एक मोटिवेट करने का दो ऑप्शन होगा, क्योंकि लोग एक हेल्दी खाना भी खाएंगे, फूड क्रॉप को, फूड आइटम्स को कंज्यूम भी करेंगे, एज वेल एज लोग क्या है एक इसे एज अ बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, है ना, कि वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे क्या होगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, कंट्री में भी क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ फॉरेन कंट्री में भी क्या होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। सो पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स टू अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, एक अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे वो न्यू टेक्नोलॉजीज को भी क्या कर सके, अडैप्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मार्केटिंग, ठीक है। जो मार्केटिंग है एज वेल एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो भी हमारी कंट्री में इतनी प्रॉपर नहीं है, जैसे कि मोर एंड मोर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम लोग मूव करें। सो दीज आर दी मेजर कंसर्न विच नीड टू बी टेकन ग्रेट केयर ऑफ एज इट अ न्यू टेक्नोलॉजी विच नीड्स बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज टू स्टार्ट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सो मेजर कंसर्न है कि हमें क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान देना है, बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है। सो ऑल्सो मार्केटिंग चैनल आर टू बी स्ट्रेंथेंड टू मार्केट दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग चैनल है, मतलब जो होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर्स के थ्रू जो चैनल्स है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे हम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में क्या कर सके, पॉपुलर कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज लेस आउटपुट, ठीक है। yield फ्रॉम दी ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है। उससे जो भी आउटपुट, मतलब जो भी yield हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एज कंपेरिजन टू दी ट्रेडिशनल बहुत कम होता है, ठीक है। सो देयर इन द इनिशियल ईयर्स, शुरू में, सो देयरफॉर इट मे डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू ऑप्ट फॉर दिस टेक्नोलॉजी ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये जो स्मॉल एंड
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, अब उनको क्या है कि उनके पास तो इतना इनफ अमाउंट मनी नहीं है, तो वो क्या है कि अब उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लार्ज स्केल पे इसका ये यूज़ कर पाए, क्योंकि वो जितना इनपुट दे रहे हैं एज रिटर्न उनको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो ऑल्सो देयर इज़ लिमिटेड चॉइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन इन दी ऑफ सीज़न, ठीक है। और ऑफ सीज़न में फॉर एग्जांपल रबी के सीज़न में और खरीफ 2 सीज़न में अगर उनके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाता है कि खरीफ में उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो नेक्स्ट के लिए रबी के लिए क्या क्या प्रोड्यूस करें, मतलब अलग अलग सीज़न के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो पाता है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्म प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैव दी more blemishes and the other shorter shelf life than sprayed produce, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं उसमें कुछ भी पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, किसी काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। मतलब ऐसे क्या होता है कि कुछ भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो काफ़ी लंबा चल जाते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या, जो भी गुड्स होते हैं उसमें केमिकल्स तो होते ही नहीं। जैसे आपको पता होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स के आपके आते हैं, वो क्या बोल सकते हैं कि स्पाइसेस जो होते हैं या उस सब में क्या होता है डिफरेंट टाइप के उसमें केमिकल्स मिलाए रहते हैं, जैसे सॉस हो गया आपका और भी मेयोनीज, ये सारे में क्या है बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, तभी तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चल पाता है। पिकल्स हो गए, पिकल्स भी देखा आपने उसमें प्रिजर्वेटिव देते हैं ना, क्यों देते हैं, बिकॉज ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सके। बट जो ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हो रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स को, तो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। सो लिमिटेड चॉइस इन प्रोडक्शन, सो दिस चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ सीजन क्रॉप इज़ क्वाइट लिमिटेड, ठीक है। वही सेम चीज़ है कि ऑफ सीजन में इनके पास कोई प्रोडक्शन का ऑप्शन नहीं होता है ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज टाइम इन्वॉल्व इन द प्रिपेयरिंग सॉइल को प्रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सब करने के बाद भी अगर उनका आउटपुट बढ़ जाता तो दे विल इनकरेज ना, बट उनका आउटपुट क्या है एज कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल और द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उतना इंक्रीज नहीं होता है। सो इन स्पाइट ऑफ द अबव लिमिटेशंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सारी लिमिटेशंस के बाद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इंडिया हैज़ अ क्लियर एडवांटेज, इंडिया में क्या है इसकी क्लियर एडवांटेज है इन गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। चाहे हम लोग इंटरनेशनल चाहे हम लोग डोमेस्टिक लेवल की बात करें, दोनों ओर में क्या देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 6th chapter, that is rural development. So since we have completed this chapter, so next class we will start the chapter 7, that is employment.